जय हिंद दोस्तों। सीडीएस का जो एग्ज़ाम है ये 13 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है और हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। तो इसके रिगार्डिंग किस तरीके से आप बेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या सोर्सेज आपको रखने हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्योंकि उसके अगर आपको ये पता हो कि क्वेश्चन का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है तो उसमें आपकी तैयारी में और हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ये जो सीडीएस का रिसेंट का पेपर है उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे और क्वेश्चन के सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। और इसके अलावा जो अगर वो एनसीईआरटी से हैं तो क्या उससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स की एनालिसिस मैंने नहीं की है, इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह की एनालिसिस ऑलरेडी कवर्ड है। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि फर्म का इक्विलिब्रियम के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट गिवन है जिसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन पर बात करते हैं। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे अगर आप ये देखो, एक ऐसा मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, होमोजीनस प्रोडक्ट है यानी सेम ही प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस में, तो ये किस तरीके का कंपटीशन जो है वो कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि होमोजीनस प्रोडक्ट होते हैं, सिमिलर से प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मान लो कि एक फार्मर के कंटेक्स्ट में हम देखें तो लेट्स सपोज राइस और व्हीट है, तो ये तो होमोजीनस प्रोडक्ट है, राइट। और इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस में, वो तो डिपेंड करेगा कि सेलर किस वे में सेल करना चाह रहा है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम्पल है। अब इसी से रिलेटेड इन्होंने पूछा कि फर्म्स के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट देखिए, अगर ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मे बी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है अपने आप में 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में। बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कम टाइम में आपको ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो देखिए, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन को समझें तो एक लाइन में मैं आपको बता सकता हूँ कि एक ऐसा मार्केट है, ए मार्केट विथ मैनी बायर्स एंड सेलर्स, है ना, जिसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं और जो होमोजीनियस प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहे हो, ये पहली चीज़ है। और देखिए, इसमें जो जितने भी फर्म है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, यही खास बात है, परफेक्ट कंपटीशन की खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछा भी गया, जैसा कि हमने देखा कि ये होमोजीनस प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट या होमोजीनस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है, ये मैं जितना पॉइंट बता रहा हूँ आप मान के चलो सब पे क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जो फर्म्स हैं ये प्राइस टेकर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते और मार्केट के प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा फर्म्स को, है ना। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल दिया वही वीट वाला, तो अब यहाँ पे किसान जो मजबूर है, अगर बाकी के जो किसान है वो कम प्राइजेस में वीट और राइस को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्म्स जो है ये प्राइस टेकर बन जा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं प्राइस को। अच्छा, अब समझते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। पूछा तो आपसे ये नहीं गया है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, बल्कि ये पूछा गया फर्म का इक्विलिब्रियम क्या बताता है। पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तब आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली डिकोड कर लोगे। ओके, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम तब होगा जब जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है फर्म्स के द्वारा ये इक्वल हो जाए जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है बायर्स के द्वारा। क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म्स, ये किसके इक्वल हो जाए, ये इक्वल हो जाए क्वांटिटी डिमांडेड बाय बायर्स। तो बायर जो है वो जितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर गिवन प्राइस में, एट गिवन प्राइस, अगर वो इक्वल हो जाता है क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म्स के द्वारा तो ये होता है इक्विलिब्रियम। ये इक्वल वर्ड से बना है, यानी आसान भाषा में हम बोले तो ये कि जो भी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है फर्म्स के द्वारा, यानी जो इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा, वो इक्वल हो जा रही है जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं बायर्स उसके बराबर। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो भी फर्म्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अमाउंट जो मैक्सिमाइज करे उनके प्रॉफिट को और बिना आउटपुट बदले, यानी लेट सपोज 100 यूनिट मोबाइल कोई सेल कर रही है कंपनी, अब वो चाह रहे हैं कि हम 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करें मोबाइल को या मैन्युफैक्चर करें, बट उसमें वो जो यस दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि आउटपुट को बिना चेंज किए जो मैक्सिमाइज करें अपना प्रॉफिट को। ठीक है, तो वो कब होगा, तब होगा जब वो 12,000 के फोन को 13,000 या 14,000 में सेल करें, है ना। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन।
अब यहाँ इन्होंने कहा कि जो मार्केट प्राइस है वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन के केस में क्या होगा? देखिए, शॉर्ट रन का मतलब है शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड में जो फर्म है उसको एटलीस्ट अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर करना ही होगा। जैसे मान लो अगर कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई तो वेजेस लगेंगे, रॉ मटेरियल लगेंगे, तो इन्हीं का जो एवरेज है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके एटलीस्ट उतना तो कवर हो जाए, है ना। अगर उतना भी कवर नहीं होगा वो तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। अगर जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसके नीचे चला जाएगा प्राइस, तो क्या होगा? फर्म तो इवन अपने बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाएगी, तो वो तो बंद हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। इसका जवाब है हाँ, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि कोई भी फर्म जो है ये शॉर्ट रन में ऑपरेट नहीं करेगी अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो AVC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो एटलीस्ट कवर करें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? वेजेस है ना, रेंट वगैरह है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कवर हो जाने चाहिए। दूसरा, ये मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। देखिए, एक जो फर्म है ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं कब? जब जो मार्केट प्राइस है ये इक्वल हो जाए कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द गुड के। एक और टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स के बेसिक लेक्चर जो रहते हैं हमारे, चाहे वो सूरवीर बैच हो या समग्र बैच हो, मैं बहुत डेप्थ में समझाता हूँ आपको। मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी अमाउंट लगेगा, जो भी कॉस्ट लगेगी 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड को बनाने में। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं वर्ड बता रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट। इसके बारे में पहले भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का मतलब है टर्म्स। अगर आपको टर्म्स के ऊपर क्लैरिटी है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है ये मैं लिख भी दे रहा हूँ। एडिशनल cost incurred when producing one more unit of good। जितने भी गुड्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर उससे एक एक्स्ट्रा, मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूं। मान लो आप 10 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, लेट सपोज 10 यूनिट्स बल्ब प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसमें आपको कॉस्ट पड़ रही 500 की। अगर आप 11 यूनिट प्रोड्यूस करो तो कितना पड़ेगा? 550। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या आया? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या आया? ये जो 11 यूनिट की प्राइस है 550 माइनस 500, क्योंकि ये डिफरेंस होगा। और इसे हम डिवाइड करेंगे 11 माइनस 10 से, क्योंकि पहले 10 यूनिट थी, बाद में 11 यूनिट हो गई। ये फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 50/1 यानी 50 रुपीज़। और समझ भी आ रहा है कि यहाँ पे आप एक यूनिट जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिए तो आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ गया। यही है मार्जिनल कॉस्ट। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट बहुत सिंपल है। सिंपल सा मतलब यही है कि जो भी आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें जो खर्चा आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ये भी सही है। क्या रीज़न है? रीज़न वही है सिंपल सा कि जो बिजनेस है वो मोस्ट प्रॉफिट कब कमाते हैं? जब जो प्राइस है वो 1 एक्स्ट्रा आइटम सेल करने का किसके इक्वल हो जाए? मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल हो जाए। मार्जिनल कॉस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है एक यूनिट बनाने में। ठीक है, तो ये समझ भी आ रहा है। और इसमें जैसा मैंने बताया, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो बैलेंस करती है प्रोडक्शन को, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट को। तीसरा ये कह रहा है मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। देखिए, ओवर टाइम क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ये कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते हैं। वो बस इतना कमा रहे होते हैं कि उनकी जो कॉस्टिंग है, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह जैसे रेंट वगैरह निकल जाए। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बिजनेस जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं तो न्यू बिजनेस ज्वाइन कर जाते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझाता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल लूँ? कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट सपोज कोई फ़ोन है। ठीक है, अब ये फ़ोन अगर 15,000 का है सारे फीचर्स के साथ। ठीक है, अब मान लो जितने फीचर्स ये फ़ोन दे रहा है, अभी मैं ब्रांडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मान लो सब सेम ब्रांड के हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ तो अभी इतने जितने फीचर्स ये दे रहा है और कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे 17,000 प्राइस लेने लग रही है, क्योंकि इसके सेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। तो क्या अब कोई लोग यहाँ पे परचेज करेंगे? नहीं, वो वैसी कंपनी में स्विच कर जाएंगे जो 15,000 या उससे कम की है और सेम फीचर्स दे रही है।
ठीक है, तो यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज ओवर टाइम क्या होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन में जो बिजनेसेस होती हैं ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रही होती, वो बस सर्वाइव कर जाए, फिक्स्ड कॉस्ट जो उनके है रेंट वगैरह ये सब निकल जाए, क्योंकि जैसे ही वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगी न्यू बिजनेस ज्वाइन कर जाएंगी तो प्राइस डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है एक एक्स्ट्रा आइटम बनाने का, वो डाउन चला जाता है जब बिजनेस इक्विलिब्रियम में होता है। नहीं, ये चीज़ गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जब इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट है ये यूजुअली बढ़ रहा होता है। ठीक है, यूजुअली बढ़ रहा होता है, इसलिए बढ़ रहा होता है, ये बेसिकली एक लॉ भी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। इसमें क्या होता है, इट गेट्स हार्डर एंड मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट एज यू मेक मोर। जितने ज़्यादा आप सामान प्रोड्यूस करने लगते हो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है और उतना ही ज़्यादा खर्च बढ़ जाती है फर्म के कंटेक्स्ट में जब एक्स्ट्रा सामान बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है ये यूजुअली डिक्रीज नहीं करता, बल्कि या तो इंक्रीज करता है या तो इक्वल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सही आंसर जो है वो ऑप्शन 4 है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है अपने आप में 1 घंटे का, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट ये लग सकता है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं, 2-3 सवाल हर पेपर में ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। सिविल सर्विसेज में जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, या कभी कभार एक आध सवाल दिख जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बस यही एक हैवी क्वेश्चन था, बाकी सारे आसान सवाल ही हैं। Which of the following taxes is not included in central pool to be shared with the state according to the recommendation of फाइनेंस कमीशन। ये हमने पढ़ा है समग्र बैच में, फाइनेंस और ये सूरवीर बैच में भी। फाइनेंस कमीशन के बेसिक रिकमेंडेशन के आधार पर यही देखने को मिलता है। देखिए ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहता है। इनका ये कहना है कि सेस और जो सरचार्ज होते हैं जो कि अप्रोक्स 23% होते हैं, ये हम स्टेट्स को नहीं शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल चीज़ों पे लग जाते हैं, जैसे एजुकेशन वगैरह पे। ये कहना रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। तो जो भी टैक्सेस आते हैं, जैसे आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, टैक्सेस को सेंटर और स्टेट में शेयर करना, राइट। तो यहाँ स्टेट्स को सरचार्ज और सेस नहीं शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि सरचार्ज जो है वो टैक्स पे लगने वाला टैक्स है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट करते हैं उनके लिए है। तो ये चीज़ नहीं शेयर की जाती है स्टेट्स के साथ। तो स्टेट वाले बहुत बार इस मुद्दे को उठाते भी है। इवन कई बार स्टेट ये भी कहते हैं कि जो सेंटर है वो फंड्स को शेयर नहीं करता है कमीशन के अकॉर्डिंग, है ना। और ये भी कहते हैं कि सेस और सरचार्ज वगैरह भी शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, स्टेट्स वाले बोलते हैं। इसके अलावा और भी है बयान, जैसे ये होता है कि जो सदर्न स्टेट है उनका जो शेयर है टैक्सेस में वो भी घटता जा रहा है आखिरी 6 फाइनेंशियल कमीशन के साथ। जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है उन्हें कम मिलता है सेंटर से, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले ही पूछे गए, जैसे एक क्वेश्चन था सिविल सर्विस 1999 का। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ इन्होंने जो डी स्टेटमेंट दिया था, ओनली द सरचार्ज लिवाइड ऑन इनकम टैक्स इज शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो अब यही क्वेश्चन आपको नहीं लगता कि इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया गया? तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि केवल सरचार्ज जो है वो यूनियन स्टेट में शेयर नहीं होता, बल्कि सरचार्ज ही नहीं होता है ना, उल्टा कह दिया इन्होंने। तो सरचार्ज तो शेयर नहीं होता है स्टेट्स के साथ, बाकी टैक्सेस तो शेयर होते ही है ना। तो ये तो गलत है। इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन ए है, द यूनियन लिवाई कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ एंड स्टेट्स, है ना। जो यूनियन है वो लिवाई करता है, टैक्स को कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, किनके बीच? सेंटर के बीच और स्टेट्स के बीच। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, या मोर्टेलिटी रेट। देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले भी। जैसे कुछ क्वेश्चन अगर हम कवर करें तो देखिए ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा था कि बताइए कौन सा जो है इंडिकेटर नहीं यूज हम करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, या सोशल इनइक्वालिटी। तो देखिए इसमें से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, ये जो है वो इंक्लूडेड है, बट सोशल इनइक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो है क्या है? ऑप्शन डी है। अब ये देखिए फिर से पूछा था इन्होंने कि कौन कौन सा इंडिकेटर है जो यूज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? इनकम लेवल, एजुकेशन, कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन कौन सा है? यहाँ देखिए कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट से मतलब नहीं है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इनकम लेवल चेक करेंगे, हम एजुकेशन चेक करेंगे, और जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक करेंगे। तो आंसर यहाँ पे डी होगा।
पूछा इन्होंने कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज करते हैं, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी या इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्यों यूज़ करेंगे हम, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब गौर करो तो ये बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना, एक ही तरीके के सवाल है, और ये सारे स्टेट पीसीएस का यही हाल है, और एनडीए सीडीएस में भी। मैं दिखाता हूँ एनडीए के सवाल, जैसे ये देखिए सीडीएस में पूछा था कि कौन सा डायमेंशन नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, एक्सेस टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोविजन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए नॉलेज है यानी एजुकेशन कह सकते हो आप, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ भी है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, बट बैंकिंग वगैरह का एक्सेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, तो आंसर सी है यहाँ पे। अब आप सिमिलरिटी भी ऑब्जर्व करिए, किस तरीके से क्वेश्चन जो है सिमिलर देखने को मिलता है, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन जो है वो पेपर में काम आती है। तो यही रीज़न है कि जब हम कवर करते हैं बैचेज में, जैसे सूरवीर बैच में भी अगर कोई हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसके सारे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर इज करेंटली यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें से यही है, सिंपल सा पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है वो शामिल हुआ है। लेवल ऑफ लिटरेसी, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग या ड्रॉप आउट रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन सी है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, है ना। स्कूलिंग जो है वो कितने साल की मीन ईयर है यानी एवरेज ईयर है निकल कर आ रही है, वो भी इंक्लूडेड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप अटेम्प्ट करिए, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा, सही अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये आसान है ना, बार बार एक ही चीज़ वो पूछ रहे हैं। तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा है, बट मैंने एटलीस्ट जो थोड़ा डिफरेंस है वो लेकर मैं आया हूँ, बिकॉज ये बार बार पूछते हैं, हर साल पूछते हैं। तो कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे जो आपको बार बार रिपीटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट और पर कैपिटा इनकम, ये तीनों जो है वो एक साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर वही सवाल आ गया आई गेस। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। हाँ, अब ये क्वेश्चन आप करिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बिल्कुल, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बिल्कुल, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग बिल्कुल, मोर्टेलिटी रेट कहाँ हमने पढ़ा, ये शामिल ही नहीं है। ठीक है, तो ये PYQ से होते हैं ऐसे क्वेश्चन। 12th 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था। अब देखिए यहाँ एक एनडीए का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया एनडीए में, मेजर ऑब्जेक्टिव्स और आपको 5 ईयर प्लान के साथ मैच करना है। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अटेनिंग सेल्फ रिलायंस। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी का मतलब ये कि जो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है ये जो है 3 के साथ जाएगा। ठीक है, यानी 11th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये 12th 5 ईयर प्लान का लक्ष्य है, टारगेट है। और इस तरीके से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसमें हमने जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, उसके बाद जो सेल्फ रिलायंस है ये 5th 5 ईयर प्लान का टारगेट था। तो इस तरीके से CDAB ये सही मैच है। तो अब हमें 12th के बारे में अगर देखें तो 12th 5 ईयर प्लान में क्या था, 12th 5 ईयर प्लान में था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस तरीके से जो PYQs है वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो विदिन सेकेंड मार्क किए जा सकते हैं अगर आपने PYQs को थोरोली कवर किया है तो। अब देखिए ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हालांकि ये मैंने पढ़ाया है तो मैं क्विकली रिकैप करूंगा। आपको कंप्लीट वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में। यहाँ बस मेरा ये काम है कि मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी दे दूं कि क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, पहली चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप सेल्फ प्रिपेयर करो या सोर्सेज जब क्लियर करो तो उस टाइम पर भी आपको हेल्प मिले। जैसे इसमें सियाचिन, चुंगफार, जेमू या गासेरब्रूम ये 4 दिए गए थे। अब ये भी PYQ था सिविल सर्विसेज 2019 का। अगर आप करो तो देखिए यहाँ पे जेमू पूछा गया है, ठीक है, मिलान पूछा गया है, तो इससे थोड़ा हेल्प मिल जा रहा था। जेमू जो है कंचनजंगा में है, बट यहाँ इन्होंने कहा है सेंट्रल नेपाल, तो ये तो गलत हो जाता है। जैसे आप तीसरा गलत करोगे 2 ऑप्शन हट जाएंगे, बस सियाचिन और चुंगफार बचे।
तो इस तरीके से हेल्प हो रही है। बिल्कुल टफ क्वेश्चन है, ये सारे स्किप करेंगे। जैसे ये पूछा मेघना रिवर जो है, जो कि हेड स्ट्रीम है मेघना, बराक रिवर जो कि हेड स्ट्रीम है मेघना की, ये मेघालय से निकलती है। जबकि यहाँ CDS में पूछा लास्ट 2 ईयर्स पहले कि कौन सा जो मणिपुर का बराक रिवर उसका एक ट्रिब्यूटरी है ना, तो मणिपुर का है बराक रिवर, मणिपुर की है, ठीक है, मणिपुर की, ना कि मेघालय की। तो ये तो यही गलत हो गया, तो 1 एलिमिनेट हो गया, तो 2 ऑप्शन बस बचे। पूथीमारी और मनास आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, तो हाँ देखिए ये पूथीमारी और मनास है, तो हेल्प हो रही है PYQs के साथ भी। जैसे ये पूछा गया इन्होंने सिंगापुर, करवर, डोवर, तो ये भी पहले ही पूछा गया है। सिंगापुर जो है वो मेन सी रूट में पड़ता है, जहाँ पे जो शिप्स हैं उन्हें रोका जाता है ताकि उनकी रीफ्यूलिंग कर सके। तो ये देखिए यहाँ इन्होंने पूछा सिंगापुर जो है पोर्ट ऑफ कॉल है और एंट्री पोर्ट है। एंट्री पोर्ट का मतलब ट्रेडिंग पोर्ट है, ये NCERTs वगैरह में भी कवर्ड है। देखिए पोर्ट्स ऑफ कॉल किन्हें कहते हैं, तो पोर्ट्स ऑफ कॉल का मतलब क्या है, जहाँ पे रीफ्यूलिंग होती है। तो यही तो यहाँ पे पूछा है कि पोर्ट ऑफ कॉल है सिंगापुर, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, रीफ्यूलिंग होती है। देखिए तो रिलेट करके पूछ रहे हैं वो, अगर आप रिलेट करके पढ़ रहे हो तब सॉल्व कर पा रहे हो। अब आप बोलोगे ठीक है एक स्टेटमेंट हो गया तो क्या ही हो जाता है, देखो ना 2 ऑप्शन हट जाते हैं, है ना। फिर अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है सेकंड के बारे में तो आप मार्क करके ले जाओगे। अगला देखिए इन्होंने पूछा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो किस क्लाउड से बनते हैं, क्यूमुलस कंजस्टस, क्यूमुलस एंड निम्बो स्टेटस, क्यूमुलस एंड अल्टो स्टेटस या सर्रो क्यूमुलस। तो ये भी देखिए इस तरीके के क्वेश्चन क्लाउड के ऊपर पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है, और ये हमने पढ़ा भी है, कवर भी किया है। रामसर वेटलैंड के बारे में जब पूछा तो भी इसी तरीके का सवाल सिविल सर्विस में पूछा गया था। होकेरा जम्मू कश्मीर, है ना, देखिए हाँ इन्होंने होकेरा पूछा। तो अगर आप ये PYQ करके जा रहे हो फिर ऐसे क्वेश्चन आप कर ले रहे हो, ठीक है। और ये मैंने पढ़ाया है तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, आप सिंपली उस वीडियो में जाइए और कंप्लीट देख लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ मास वेस्टिंग, तो ये भी देखिए हाँ लिखा है इन्होंने, किस तरीके से सॉइल और रॉक डेब्रिस इन्वॉल्व होते हैं स्लो मूवमेंट्स में। ये देखिए स्लो, ठीक है, स्लो मूवमेंट्स में सॉइल के साथ, ये ना हो कि आपने रॉक और आइस लगा दिया, ठीक है। हेडलेस सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड, ये तो मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, क्लास 11 ज्योग्राफी के नाम से चैप्टर 10 आप देख लीजिए। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है कि फेरल सेल वगैरह क्या होती है, कोई भी टेक्निकल चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी है, बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है। हेडलेस सेल में जो थर्मल सर्कुलेशन है वो एयर राइज अप करती है और फाइनली कहाँ गिरती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में। ऐसा क्यों होता है, ये हवा ऊपर उठती है तो फिर नीचे क्यों आती है, ये सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था इससे रिलेटेड, जो एग्जैक्टली सेम पूछ लिया गया पेपर में। ओशन करंट के बारे में क्वेश्चन था, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपसे कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट पे क्वेश्चन आता है, और ये ऑलमोस्ट हर साल का ही है। हाँ, ये ISFR रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरिया फॉरेस्ट का किसके पास है, या एरिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व किसके पास है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये NDA का क्वेश्चन था, है ना, जिसमें इन्होंने पूछा था कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है। यही चीज़ यहाँ इन्होंने पूछा कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में कौन सा टॉप 3 में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे आ रहे हैं। प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पूछा गया था, तो ये तो NCERT में भी कवर्ड है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था बैच में, सूरवीर बैच में, कि बताइए प्रेशर ग्रेडियंट और आइसोबार के बारे में कौन सा सही रिलेशन है। केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल कौन नहीं है, ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग से रिलेटेड CAPF में भी क्वेश्चन पूछा गया, कार्बोनेशन, साल क्रिस्टल, हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये तो यही समझ आ रहा है, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, साल्ट क्रिस्टल। तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट है और कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, और कुछ क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो तीनों तरह के PYQs हैं। S-वेव्स के बारे में पूछा गया, तो ये तो हर साल ही पूछते हैं, सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन उठा लिया गया था, बस वर्डिंग चेंज कर दी गई थी, ठीक है। और ये पूरा NCERT में कवर्ड है, और हमने बार बार इसे कवर किया है, क्योंकि बहुत बार हमने 25 से 30 सवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक के ऊपर कवर किए हैं, और ये सारे PYQs हैं, ठीक है, बैच में, बिकॉज ये बहुत रिपीटेड फ्रीक्वेंट टॉपिक है। गंगा बेसिन के बारे में पूछा गया कौन सा पार्ट है, तो देखिए CISF में भी पूछा गया था गंगा बेसिन का कौन पार्ट है। काबिनी रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये देखिए UK PCS में पूछा गया काबिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये रिसेंट के स्टेट PCS क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। कैसे करोगे, तो यूट्यूब पे मैं करवा रहा हूँ, बहुत सारे रिसेंट PCS के पेपर हमने कवर किए, या फिर बैच में भी, ठीक है, दोनों ही तरीके से। बैच में भी जो है हम टॉपिक वाइज तरीके से स्टेट PCS के पेपर कवर करते हैं, और यूट्यूब पे ईयर वाइज, ठीक है। कौन सा करेक्टली मैच है ट्रिब्यूटरीज के साथ, ये भी देखिए फिर से पूछा गया, तो सेम ही सवाल जो है बार बार पूछ रहे हैं। ये हमारी बैच वाली फाइल है, ज्योग्राफी फाइनल के नाम से मैंने आपको एक फाइल प्रोवाइड की थी, और यहाँ पे हमने सारे रिवर सिस्टम को समझा था। ये बाजरे वाला जो सवाल था कि किस स्टेट में उगता है,
ये वाली बात भी जो है वो इससे PYQ से ही रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे पूछा था कि मिलेट जो है वो किस एरिया में, हालांकि ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था यूपीएससी ने क्योंकि 2 आंसर सही हो जा रहे थे, बट स्टिल ये क्वेश्चन काफ़ी सीखने वाला था। बहुत चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली कि जो रागी वगैरह वो किस तरह का क्रॉप है, ड्रायर पार्ट में ग्रो किया जाता है या खरीफ है या राबी है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। देखिए मिलेट में ये एनसीईआरटी वाला सेक्शन है। मिलेट्स जो है उसमें जो बाजरा, ज्वार बाजरा ये सब शामिल है। तो जो बाजरा है वो किन एरियाज में सैंडी सॉइल में ग्रो होता है, राइट। उसके बाद ये था जिसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा पीक है। तो देखिए ये ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया था और ये एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बट ईपीएफओ का अगर आपने ये क्वेश्चन लगाया तो आप इसे कर सकते हो। पूछा था कि बताइए कौन सा इंडिया में लोकेटेड नहीं है, धौलागिरी, कामेट, मकालू, नंदा देवी। अब ध्यान से आप देखो, धौलागिरी और मकालू जो है वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है, कामेट और नंदा देवी है, ठीक है। तो कामेट भी है, और कामेट अगर है तो आपसे पूछा कौन सा इंडिया में सिचुएटेड है, तो थर्ड तो हमारे आंसर में आएगा, तो एक ऑप्शन हट गया, राइट। और इसके बाद इन्होंने पूछा नामचा बरुआ। तो अभी देखिए ना, हमने क्या पढ़ा, धौलागिरी और जो मकालू है ये इंडिया में नहीं है, तो धौलागिरी तो इंडिया में नहीं है। दैट मीन्स कि 1 तो आंसर में नहीं आएगा। जैसे आप 1 हटाओगे और 2 को सही करोगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, बस वो वर्डिंग चेंज कर रहे हैं इस तरह से कि आप कंफ्यूज हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, रिवर राइन के बारे में पूछा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पाथवे है ये नॉर्दर्न जर्मनी में। देखिए गलत है, नॉर्दर्न नहीं सदर्न जर्मनी में है। पोर्ट ऑफ रोटरडम लोकेटेड, हाँ ये सही है। तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आरओ का रिपीट क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, 2 महीने पहले आई गेस इसके आसपास जो है वो यूपीएससी आरओ का पेपर हुआ था। तो दोनों ही सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शन, कंप्लीट सेम क्वेश्चन। तो ये मैं बस इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जो रिसेंट के PYQs है वो मस्ट डू है। अगर आप मान लो ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है किसी भी वे में, या तो हमारी यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर बैच के थ्रू, तो डेफिनेटली फिर आप ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड मार्क कर सकते हो। और एक चीज़ और सबसे ज़रूरी बात कि जो स्टेट पीसीएस है उस तरीके का पैटर्न अब यूपीएससी ने भी अडॉप्ट कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे। अंटार्कटिका के बारे में पूछा था तो ये तो CDS 1 का ही क्वेश्चन था, है ना, डायरेक्ट था। माउंट रोज कह दिया हाईएस्ट है, तो 2 को आप एलिमिनेट करोगे पहुंच जाओगे, ठीक है। और 3 को एलिमिनेट करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, है ना। माउंट रोज हाईएस्ट पीक नहीं बल्कि माउंट विंसन है। तो इस तरीके से CDS का ही क्वेश्चन खुद का ही रिपीट कर लिया गया। तो ये हमारी बैच की डिटेल्स है, सूरवीर बैच के बारे में, कि किस तरीके से हम यहाँ पे टॉपिक वाइज PYQs और NCERTs को कवर करते हैं, और सारे ही टॉपिक्स कवर्ड हैं। और ये कंप्लीट होलिस्टिक बैच है। इसी तरीके से हमारी समग्र बैच में भी CDS के ऑल इंडिया रैंक 18 और 26 ने भी एनरोल किया है। तो डेफिनेटली आप बैच में रिलाई कर सकते हो। और बहुत सारे ऑफिसर्स भी जो है वो इन बैचेज में ऑप्ट कर रहे हैं, बिकॉज सिंप्लीफाइड है काफ़ी और 1 स्टॉप सॉल्यूशन के जैसा है। सारी टॉपिक वाइज PYQs और NCERTs और जो भी स्टैंडर्ड कवरेज है सारी चीज़ें कवर्ड है। 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ ये बैच आपको मिल जाएगी। ये नंबर है इंक्वायरी के लिए, यहाँ पे आप व्हाट्सएप जैसे ही करोगे या टेलीग्राम पे भी, तो कंप्लीट डिटेल्स जो हमारी ऐप और साइट पे क्लास चलती हैं वो सारी चीज़ें आपको भेज दी जाएंगी। उसके बाद ये देखिए हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, समहर्ती, द्वारिक। अब देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है, बट यहाँ भी देखो आप CAPF का क्वेश्चन है समहर्ती, तो ये डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है, राइट। फिर यहाँ इन्होंने पूछा कि डलहौजी ने किसके विषय में कहा चेरी जो कि हमारे माउथ में एक दिन आकर गिरने वाली है। तो ये तो हेडलाइन ही है थीम्स NCERT का। ये यूट्यूब पे मैंने कंप्लीट पढ़ाई है फ्रीली, ठीक है। आप यूट्यूब पे ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, आई गेस 4.5 घंटे की है। तो उसमें आपको कंप्लीट थीम्स NCERT आप कवर कर सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट देखिए गजपति, अश्वपति, नरपति। तो ये देखिए गजपति का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। तो लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स है और इसका मतलब पूरा बताया कि किस तरीके से ये उड़ीसा की एक पावरफुल डायनेस्टी रहती है 15th सेंचुरी की। अब मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये भी NCERT का बॉक्स है, ठीक है। तो NCERT के बॉक्सेस से पहले भी सवाल पूछे गए हैं, तो आप इसी वे में प्रिपेयर करें कि आप इन बुक्सेस को हाईलाइट करके अच्छे से कवर करें। कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा गया, तो ये भी CAPF का PYQ था। इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, इसलिए मैं क्विकली रिकैप करवा रहा हूँ। उत्पल डायनेस्टी देखिए ये NCERTs में नहीं है, और ये हालांकि हमने बैच में कवर किया हुआ है उत्पल डायनेस्टी के बारे में। ये देखिए 1st to 12th सेंचुरी के नाम से मैंने आपको एक फाइल प्रोवाइड की है। उत्पल डायनेस्टी जो कि अवंती वर्मन इसके फाउंडर है, ठीक है। और इसमें 3 तरह की बातें बताई गई। एक है तंत्री, यानी बेसिकली राजा को बनाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं तंत्री जो कि पैरों से चलते हैं, फुट सोल्जर होते हैं। दूसरे होते हैं एकांग जो कि रॉयल बॉडीगार्ड्स होते हैं, यानी राजा के बॉडीगार्ड। तीसरे होते हैं दमरास जो कि लैंडेड चीफ होते हैं।
ठीक है। राज तरंगिनी, जिन्होंने राज तरंगिनी एक बुक है जिनको कल्हण ने लिखा है। इसमें 3 तरह के वीमेन रूलर के बारे में बताया गया है कि 3 वीमेन रूलर रही हैं कश्मीर में। पहली है यशोवती जो कि गोनान डायनेस्टी से थी, दूसरी है सुगंध जो कि उत्पल डायनेस्टी से थी, और तीसरी है दिद्दा। दिद्दा तो काफी फेमस है, ये यस्कार डायनेस्टी से थी। तो यही पूछा इन्होंने कि कौन फाउंडर है, और अवंती वर्मन के बारे में तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सेंसस के बारे में पूछा गया तो ये तो CAPF का क्वेश्चन है, ये आसान है, वैसे भी आपने पढ़ा होगा। ये 1872 में पहली बार और 1881 से रेगुलर हो जाता है। ये तो स्पेक्ट्रम वगैरह में कवर्ड है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे क्या होता है, इससे रिलेटेड PYQs हमने कई सारे किए थे, ठीक है। तो उसके आधार पर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नहीं हमने कवर किया था, बट ये CAPF में पूछा गया था, ठीक है। इसका जो पहला स्टेटमेंट है, अहोम जो है ये बहुत एक्सेलेंट मैच लॉक बनाते थे, तो यही पूछा गया मैच कास्टिंग स्किल, मेटल कास्टिंग स्किल और मैच लॉक के बारे में, ठीक है। एक्सेलेंट मैच लॉक। अंतरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बट इसी तरह का सिमिलर सवाल जो है CAPF में पूछा गया था कि किस तरह के गारमेंट वो यूज करते थे। हालांकि ये यहाँ से डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है, क्वेश्चन सिमिलर है बट क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है, सिमिलर है। पहले भी CDS में ऐसा सवाल पूछा गया है, मीन्स वो पुराने ज़माने के वस्त्रों पे इनका स्पेशल फोकस है। फर्स्ट इंडियन रूलर जो है वो कौन थे जिन्होंने एक ड्रेस जो है ट्राउजर के जैसा ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो कनिष्क जो है उन्होंने ट्राउजर के जैसा ड्रेस पहना हुआ है। राज तरंगिनी के बारे में जो क्वेश्चन था उसमें भी पूछा गया कि जो हर्षा है उन्होंने एक जनरल ड्रेस को इंट्रोड्यूस करा जैसे लॉन्ग कोट के जैसा था। तो ये CDS में बार बार पूछ रहे हैं, तो इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो तो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। वैसे ये है उतरिया और अंतरिया। हाँ, लायन कैपिटल, ये आसान सवाल है, ये सिविल सर्विसेज का ही PYQ है, CAPF का PYQ है। तो कुछ एक सवालों 2-3 सवालों को छोड़ दें तो सारे ही ऑलमोस्ट मिल जाते हैं PYQ से। ये इन्होंने पूछा इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो देखिए ये भी पूछा गया रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी के बारे में सिविल सर्विसेज 2017 में। तो इस तरीके से PYQs ऑलमोस्ट सारे सवाल में हेल्प कर रहे हैं। ये क्वेश्चन फाइन आर्ट्स की NCERT से है, जो कि आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी पॉपुलर बुक है, नटराजा पीरियड के बारे में। किंजल कनी का मतलब क्या है, ये टफ क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर्ड नहीं है। किंजल का मतलब अगर आपको पता है तो सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये डिफिकल्ट है। ऋग्वेद के टाइम पे सीरियल्स जो है, ये भी देखिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का PYQ है। तो इस तरीके से ये पुराने स्टेट PCS के PYQ भी रिपीट होते हैं। वेदांत फिलोसॉफी के बारे में पूछा गया, गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी के बारे में। हाँ, तो ये सही है, और ये CDS का ही 2016 का सवाल है, ठीक है। और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, हमने ये पूरा पढ़ाया हुआ है, ये फ्रीली हमने अपलोड किया हुआ है माधवाचार्य जी के बारे में, और इससे रिलेटेड शंकराचार्य जी के बारे में कंप्लीट मैंने लिखा हुआ है। और ये बहुत पुराना पोस्ट है, 2022 में ही ये मैंने पोस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने ये सारे ही जितने भी भक्ति सेंट्स हैं उसके विषय में कवर किया है, ठीक है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में ये तो हमने देख लिया, ओके, ऑल राइट। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए। तो ये इट इज़ अ वीडियो जस्ट टू मेक यू क्लियर कि आप किस तरीके से अपने सोर्सेज डिफाइन कर लें, क्योंकि टाइम कम है तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर भी करना होगा। NCERT आप कवर करिए थोरोली, PYQs कवर कर लिए थोरोली। और अगर यूट्यूब अगर आप हमारा रेफर करते हो तो यूट्यूब पे जो रिसेंट की प्लेलिस्ट है स्टेट PCS की, वो बहुत अच्छे से देख लीजिए। 4-5 सवाल तो मैं वहाँ से अश्योर कर रहा हूँ। अगर आप 2-3 घंटे उस वीडियो लेक्चर्स को देखने में लगाते हो तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा NCERTs वगैरह भी जो है आपको अच्छे से कवर करनी है। और अगर आप बैच में एनरोल हो रहे हो तो आपको बैच के अलावा कुछ रेफर नहीं करना है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम बैच में हैं, हम क्या एक्स्ट्रा देखें। तो देखिए, बैच में जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई यूट्यूब का भी वीडियो मुझे बताना है तो वो मैं बैच में डाल देता हूँ ताकि आपको अलग से मेहनत ना लगे। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।